मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 3 दिसंबर। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल। तो रिसेंटली देखिए लोकसभा में ये बिल जो है पेश किया गया है। तो इस बिल को डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे नेशनल एडिबल ऑयल मिशन के बारे में, जो कि पाम ऑयल को लेकर के है। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट पुशेस फॉर नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। उसके बाद हम डैम सेफ्टी बिल 2021 जो कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इंडिया ने ज्वाइन किया है G20 का ट्रॉय का, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे WHO फ्रेमवर्क कन्वेक्शन ऑन टोबैको कंट्रोल। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2021। तो देखिए रिसेंटली हमारी सरकार ने ये बिल को प्रपोज़ किया है, जिससे जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तो इनके सैलरीज़ में कुछ जो सैलरीज़ के जो कंडीशन है उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो जो जो चीज़ें निकल के आती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो इस बिल के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो देखिए 2009 में दो लॉ को जो है अमेंड किया गया था, जो कि रिटायर्ड जजेस को एक तरह से जो जज जो है रिटायर हो गए हैं या जिनकी डेथ हो गई है किसी वजह से, तो उनके फैमिली को जो है एक एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन देने की बात करता था। ठीक है, एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन या जिसको हम फैमिली पेंशन बोलते हैं। तो ऐसे जज जिनकी मृत्यु हो गई है या ऐसे जज जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनके फैमिली को जो है एज एक पेंशन देने की बात करता था। तो इसमें देखिए दो लॉ को 2009 में जो है अमेंड किया गया था। तो उसी तरह द एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन टू रिटायर्ड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट इज बीइंग सैंक्शनड ऑन कंप्लीटिंग द एज ऑफ 80, 85, 90, 95 ईयर्स एंड 100 ईयर्स। तो उसी तरह क्या हो रहा है कि जो फैमिली पेंशन दी जा रही है रिटायर्ड जजेस को, तो वो कब दी जा रही है? फैमिली जो नॉर्मल पेंशन है वो तो मिल रही है, उसके अलावा जो एडिशनल पेंशन है, ठीक है, मीन्स जो फैमिली पेंशन है वो अगर 80 साल पूरा कर रहे हैं या 85 या 90 या 95 या 100 साल, तो उस जैसा भी केस होगा तो उस अकॉर्डिंग जो है उनको उस हिसाब से पेंशन जो है वो दी जा रही है, फैमिली पेंशन। अब इस बिल से क्या होगा कि एक ये बिल जो है वो क्लियरिटी लेके आएगा कि व्हेन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस आर इंटाइटल्ड टू एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन ऑन अटेनिंग ए सर्टेन एज, कि किस एज लिमिट को अगर वो पूरा करते हैं तो वो फैमिली पेंशन के हकदार हो जाएंगे। ठीक है, कौन सी एज लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फैमिली पेंशन के हकदार हो जाएंगे। ये बिल जो है इस चीज़ में जो है क्लियरिटी लेके आएगा। देखिए पहले क्या होता था कि जो फैमिली पेंशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो मीन्स मान लीजिए कि जिस दिन से उन्होंने जैसे जिस मंथ से उन्होंने 80 साल पूरा किया, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर दिसंबर का महीना देखें तो मान लीजिए दिसंबर में अगर 15 दिसंबर को वो अपना जो है 80 साल कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक, तो क्या होता था कि जनवरी में उनको जनवरी से जो है उनकी फैमिली पेंशन स्टार्ट होती थी। ठीक, कंप्लीट तो उन्होंने किया दिसंबर 15 दिसंबर को ही, लेकिन उनकी जो पेंशन है फैमिली पेंशन वो जनवरी मीन्स अगले महीने से की 1 तारीख से स्टार्ट होती थी। लेकिन इसमें क्या होगा कि अब जो है ये कहा जा रहा है कि जिस दिन से अगर वो 15 दिसंबर को उनकी एज जो है 80 साल पूरी हो रही है या 90 साल या 95 साल या 100 साल, 15 दिसंबर को जो भी उनकी एज पूरी हो रही है तो उस दिन से इनका फैमिली पेंशन स्टार्ट होना चाहिए, न कि अगले महीने के पहली तारीख से। ठीक है, तो जो गुवाहाटी का हाई कोर्ट है, जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, तो उन्होंने भी जो है इससे संबंध बात कही थी कि जजेस की जो पेंशन है वो जिस दिन उनकी एज जो कंप्लीट हो रही है उस दिन से उनकी पेंशन स्टार्ट होनी चाहिए, न कि महीने के पहले दिन से। टू क्लैरिफाई द मैटर्स एंड टू अलाइन द प्रोविजंस ऑफ लॉ टू द हाई कोर्ट जजमेंट्स द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट दिस अमेंडमेंट बिल। तो उसी जजमेंट को देखते हुए जो है हमारी सरकार ये बिल लेके आई है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम से। तो देखिए अगर हम देखें 2020-21 का डेटा, तो इंडिया ने टोटल इंपोर्ट किया है 133.5 लाख टन्स ऑफ एडिबल ऑयल। ठीक है, जिसमें से जो पाम ऑयल का शेयर है वो करीब करीब 56% का है। तो हमने दूसरे देश से जो है इंपोर्ट किया है करीब करीब 133.5 लाख टन जो है एडिबल ऑयल हमने दूसरे देश से लिया है। 2020-21 का डाटा ये बताता है, जिसमें से पाम ऑयल जो है वो खुद अकेला जो है 56% के आसपास है। बात करेंगे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स की। तो देखिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम को लॉन्च किया गया है विथ द एम टू ऑगमेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द कंट्री बाय हार्नेसिंग एरिया एक्सपेंशन, इंक्रीजिंग क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन विद द एम टू रिड्यूस द इम्पोर्ट बर्डन। देखिए मेनली नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स का जो एम है वो ये है कि
एक तरह से जो भी एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन होता है हमारे कंट्री में, तो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, उसको और एक्सपेंड किया जा सके। और उसके अलावा जो भी पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन वगैरह है, तो उसको दूसरे देश से हम डिपेंड ना रहें, दूसरे कंट्रीज़ पे उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम अपना खुद का जो है ये पाम ऑयल जो है या जो अदर्स एडिबल ऑयल हैं, जो दूसरे जो एडिबल ऑयल्स हैं, तो उनका जो प्रोडक्शन है हम खुद इंक्रीज़ कर सकें, ताकि हमें दूसरे कंट्रीज़ पे जो है डिपेंड ना रहना पड़े एडिबल ऑयल्स के लिए। ठीक है, तो हम एक सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो हासिल कर सकें एडिबल ऑयल प्रोडक्शन के क्षेत्र में, तो ये इसका मेनली ऑब्जेक्टिव है। और देखेंगे तो जैसे कि अगर हम देखें तो टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस फ्रॉम 60% टू 45%, करीब करीब हमारी जो 60% जो ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसको घटा करके 45% तक ले आना। ठीक है, 60% अभी जो है इंपोर्ट का परसेंटेज वो 60% है, तो उसको घटा करके 45% तक ले आना। कब तक? तो 2024 से 25 के आसपास में जो है हम 45% तक इसको घटा सकें। ठीक है, और जो हमारा डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन है, जो हमारे यहाँ खुद का अपना प्रोडक्शन होता है, तो उसको हम इंक्रीज़ कर सकें फ्रॉम 10.5 मिलियन टन टू 18 मिलियन टन। तो अभी जो है 10.5 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करते हैं एडिबल ऑयल, और इसको बढ़ा करके हम 18 मिलियन टन जो है प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो जो ये हमारे ये ग्रोथ है वो हमारा टारगेट है 70% ग्रोथ टारगेट है। ठीक है, और उसके लिए जो फार्मर्स होंगे उनको सारी फैसिलिटीज़ वगैरह दिए जाएंगे, उसके अलावा जो अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स वगैरह हैं दिए जाएंगे, और जो जो भी टेक्नोलॉजी लगेगी तो वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके अलावा देखेंगे तो देखिए पाम ऑयल के कल्टीवेशन के लिए भी जो है उसको प्रमोट किया जाएगा, तो उसी उद्देश्य से जो है ये मिशन को लॉन्च किया गया है। और उसके अलावा और भी जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं और उनकी भी जो प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज़ करने की कोशिश की जाएगी इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं कि ऐसे स्कीम की ज़रूरत ही क्यों है। तो देखिए, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल इन द पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो इंडिया में ही कंज्यूम होता है, यहाँ तक कि चाइना से भी ज़्यादा इंडियन ऑयल जो ऑयल है वो इंडिया में ही कंज्यूम होता है। तो टॉप कंज्यूमर्स अगर हम देखेंगे तो इंडिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन जो है तो ये तीन जो है वो टॉप मोस्ट कंज्यूमर, इसमें इंडिया पहले स्थान पे, चाइना दूसरे स्थान पे और तीसरे पे यूरोपियन यूनियन है। और जो इंडिया का पाम ऑयल इंपोर्ट है, मीन्स हम 60% जो भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक, उसका 60% जो है पाम ऑयल को ही हम इंपोर्ट करते हैं। जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं तो उसमें से 60% हम पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। इंडिया डिपेंडेंस ऑन एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स है ड्राइवन रिटेल ऑयल प्राइसेस टू न्यू हाई। तो देखिए, जो इंडिया दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड कर रहा है ऑयल के लिए, तो उसी की वजह से क्या हो रहा है, जब बाहर के मार्केट में जब तेल के दाम जब बढ़ रहे हैं, तो सीधी बात है कि जब इंडिया डिपेंडेड है दूसरे कंट्रीज़ पे, तो यहाँ के भी जो तेल के दाम हैं वो बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। इन इंडिया 94.1% ऑफ इस पाम ऑयल इज़ यूज इन फूड प्रोडक्ट्स। देखिए, 94.1% जो पाम ऑयल है वो फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए पाम ऑयल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू इंडियाज़ एडिबल ऑयल इकोनॉमी। इसलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए पाम ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर 2021-22 की बात करें तो करीब करीब 10,422 लाख पैसे जो हैं, रुपए अप्रूव किए गए हैं। ठीक है, 10,422.69 जो है लाख रुपए अप्रूव किए गए हैं अलग अलग स्टेट्स को, ताकि वो इस प्लान को जो है वो एक तरह से इम्प्लीमेंट कर सके अपने स्टेट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। तो देखिए, इस योजना को, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया गया था एक तरह से ब्लू रेवोल्यूशन को लाने के लिए। ठीक है, ताकि जो भी मछली उत्पादन का काम है उसको और बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो फिशरीज सेक्टर में हम जो है और भी फिश का प्रोडक्शन और इंक्रीज़ कर सकें, तो मेनली इसी उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था। इट इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम विद 2 सेपरेट कंपोनेंट। देखिए, इसका मेनली जो है 2 सब कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और दूसरी जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंटर जो इसकी पूरी की पूरी स्पॉन्सरशिप की जो जिम्मेदारी है वो सेंटर की है। और टोटल एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 20,050 करोड़ के आसपास होगा, और जो कि 5 साल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो गोल है वो ये है कि जो फिश का जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, तो उसको 3 से 4 सालों में जो है वो डबल कर दिया जाए। ठीक है, तो जो हमारी कंट्री से अदर देशों में जो फिश यहाँ से हम भेजते हैं, तो 3 से 4 सालों में करीब करीब 2024 से 25 में हम वो जो एक्सपोर्ट है उसको डबल कर सके। ऑब्जेक्टिव है टू एड्रेस क्रिटिकल गैप्स इन फिश प्रोडक्शन। अब देखिए, फिश प्रोडक्शन को लेकर के जो भी मीन्स हमें कमियाँ देखने को मिलती हैं, तो उसको हम हटा सकें और प्रोडक्टिविटी और उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकें टेक्नोलॉजी के हेल्प से, और एक हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप कर सकें।
और मॉडर्न तरीके से हम जो है वो काम कर सकें, ताकि फिशरीज़ सेक्टर में जो फिशरीज़ मैनेजमेंट का जो काम है उस सेक्टर में और हम अच्छा उत्पादन करें, और हम अपने जो भी हमारा एक्सपोर्ट है उसको हम 2024-25 तक जो है डबल कर सकें। ठीक है, तो आने वाले 3-4 सालों में मेनली हमारा टारगेट ये है कि हम अपना एक्सपोर्ट को डबल कर लें। हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज पोटेंशियल इन सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल मैनर, enhancing contribution to agriculture, GVA exports, social, physical, economic security of fisheries and fish farms, robust fisheries management and regulatory framework। तो मीन्स एक अच्छा जो है फिशरीज़ के लिए अच्छा फ्रेमवर्क बनाया जा सके, और उसके अलावा एक तरह से जो सोशल, फिजिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है जो भी फ़िश फार्मर्स हैं, जो भी मछुआरे वगैरह हैं, तो उनको एक हम सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकें, और एक तरह से जो भी फिशरीज़ में और मछली का जो उत्पादन है उसको हम और बढ़ावा दे सकें। ठीक है, और इसमें कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, और जो भी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट पुशेस फॉर नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। देखिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या कहा कि एक तरह से जुडिशियल जो भी जैसे कोर्ट वगैरह हैं तो उनकी बिल्डिंगें जो है बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अब डेवलप करने की आवश्यकता है, जिसके लिए नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को बनाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसका आइडिया जो है हमारे CJI NV रमना के द्वारा प्रपोज किया गया था मार्च में इसी साल। तो उस समय अभी वो CJI नहीं थे, तभी उन्होंने इस बारे में जो है एक तरह से प्रपोज किया था इस चीज़ को कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कमीशन जो है, कॉरपोरेशन जो है उसका गठन होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अम्ब्रेला नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा दैट वुड टेक केयर फॉर द नीड फॉर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो मीन्स एक तरह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी सारे काम है तो वो ये कॉरपोरेशन जो है वो देखेगा। ठीक है, जो भी पुरानी बिल्डिंगें वगैरह हैं उनको रिनोवेट करने का काम, उसमें फैसिलिटीज़ को और बढ़ाने का काम, ये सारे काम जो है वो ये देखेगा। सच ए कॉरपोरेशन वुड ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, ये एक यूनिफॉर्मिटी लेके आएगा, एंड स्टैंडर्डाइजेशन रिक्वायर्ड टू रिवोल्यूशनाइज जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो भी एक तरह से जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को और रिवोल्यूशनाइज करने की आवश्यकता है, एक उसको और अच्छे स्टैंडर्ड में लाने की आवश्यकता है, जो क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो कोर्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देखेंगे या लोअर कोर्ट्स देखेंगे तो उसमें वहाँ की जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत जर्जर हो चुकी हैं, तो उसको कहीं ना कहीं जो है और हमें अच्छा बेहतर बनाने की आवश्यकता है, और उसमें एक तरह से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डेवलप करने की आवश्यकता है, तो उसी के लिए बनाया जा रहा है। Soon after he was sworn in, the CGI commenced work on the NGIC and a survey of 6,000 trial courts in various states were undertaken। तो देखिए जैसे ही NV रमना जब CGI बने तो उसके बाद उन्होंने 6,000 जो कोर्ट्स का है निरीक्षण करवाया जो है, और उसके बाद जो है इसलिए इन्होंने रिकमेंड किया है कि उसकी ज़रूरत है, हमें जो कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। तो देखिए CGI रिकमेंड करते हैं कि NJIC का जो है कंपोजिशन किया जाना चाहिए। CGI has said that the judiciary is least interested in retaining control of the council। और CGI ने ये भी कहा कि जुडिशरी जो है एक तरह से काउंसिल में एक तरह से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें केवल जजेस ही मेंबर्स होंगे, तो कंपोजिशन जो होगी वो होगी जैसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, द सेक्रेटरी फाइनेंस एक्सेट्रा, तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं, और स्टेट जो है वो भी अपने आप को उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये कहा गया कि मीन्स जैसे एक सीनियर जज या एक जो जज चीफ जस्टिस हैं वो उसमें एज ए हो सकते हैं, एज ए प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बात करें कि हमें NJIC की ज़रूरत क्यों है, तो देखिए कोई भी सेंट्रल एजेंसी नहीं है। मींस अभी भी कोई भी इसे फंड वगैरह जो एलोकेट किया जाता है कोर्ट्स वगैरह को, तो जुडिशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के जो फंड्स हैं उसके लिए कोई भी अभी एक सेंट्रल एजेंसी नहीं है जो इन सब चीज़ों का लेखा जोखा रखे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। उसके अलावा एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो भी बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं वो हमें लोअर जुडिशरी में देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो जो भी एक बेसिक ज़रूरतें की जो चीज़ होती है तो वो व्यवस्था जो है हमें लोअर जो न्यायालय होते हैं उसमें हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए इसकी आवश्यकता है। उसके अलावा देखेंगे तो लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज़, देयर इज लैक ऑफ कोर्ट हॉल्स, जैसे कोर्ट हॉल्स की कमी है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जो भी सरकारी आवास वगैरह हैं उनकी कमी है, एंड वेटिंग रूम फॉर लिटिगेंट्स एंड ट्रायल कोर्ट्स। ठीक है, वेटिंग रूम वगैरह की कमी है, खासकर जो है स्मॉलर टाउन्स और रूरल एरियाज़ में हमें ये कमी देखने को मिलती है। और बजटरी लैप्स देखने को मिला है। मीन्स एक्सपीरियंस शोज दैट बजटरी एलोकेशन फॉर स्टेट जुडिशरी ऑफन लैप्स सिंस देयर इज नो इंडिपेंडेंट बॉडी टू सुपरवाइज एंड एक्सिक्यूट वर्क्स। तो देखिए जो जुडिशरी के लिए जो बजट का एलोकेशन किया जाता है तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि उसके लिए कोई एक बॉडी तो है ना इसको सुपरवाइज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें लैप्स होते हुए दिखती हैं। जो बजट इशू किया जाता है वो लैप्स हो जाता है।
ठीक है, वो अच्छे से इंप्लीमेंट जो है वो नहीं हो पाता है। NGIC इज एक्सपेक्टेड टू फिल द वैक्यूम एंड ओवरकम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। और NGIC है वो क्या करेगी, इसी वैक्यूम को फिलअप करने का काम करेगी, और जो है एक तरह से जो जहाँ भी ज़रूरत है, जहाँ भी पैसे की एलोकेशन की ज़रूरत है, उस पैसे को वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। बात करें क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो द मॉडर्नाइजेशन ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डिड नॉट मीन बिल्डिंग मोर कोर्ट्स और फिलिंग अप वैकेंसीज। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मॉडर्नाइज करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट जो है, कोर्ट बिल्डिंग ढेर सारे बनाए जाएँ या जो भी वैकेंसी है उसको खाली किए जाएँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक हम जो है एक इक्वल एंड फ्री एक्सेस टू जस्टिस सबको दे सकें, ठीक है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ कहने से ये मतलब है कि एक इक्वल फ्री एक्सेस जस्टिस सबको हो, ठीक है। मीन्स सबको समान अधिकार हो और सबको फ्री में जो है वो मीन्स जस्टिस को जो है वो एक्सेस कर सकें। दिस कुड बी रियलाइज थ्रू ए बैरियर फ्री सिटीजन फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ठीक है, जिससे कि एक सिटीजन फ्री इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होगा, एक बैरियर फ्री एंड सिटीजन फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डैम सेफ्टी बिल 2021, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा में। तो देखिए राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन जो डिबेट है वो हो नहीं सका क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ ने जो है डिस्ट्रप्शन कॉज की है, जिसकी वजह से डिबेट नहीं हो पाया इस बिल पे। बात करते हैं इस बिल के बारे में। तो बिल प्रोवाइड फॉर सर्विलांस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डैम्स। तो बिल जो बात करता है वो सर्विलांस की बात करता है, इंस्पेक्शन की बात करता है, ऑपरेशन, और जो भी डैम्स है पुराने हो चुके हैं उनके मेंटेनेंस की बात करता है, ठीक है, ताकि उनको डिजास्टर वगैरह से प्रिवेंट किया सके। एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू इंश्योर सेफ्टी, और एक तरह से सेफ्टी इंश्योर बिल, जो भी डैम्स वगैरह उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। और ये अप्लाई होता है करीब करीब 5,000 डैम्स जो हमारे कंट्री में है, ठीक है, जिनकी जो कंडीशन है अभी वो बहुत ख़राब हालत में, क्योंकि डैम्स जो हैं वो पुराने हो चुके हैं तो उनकी हालत जो है ख़राब है। इट हैज़ बीन मेट विद द सिग्निफिकेंट अपोजिशन पार्टिकुलरली फ्रॉम सेवरल स्टेट्स, और हमें कई स्टेट्स जो है वो हमें अपोजिशन इसका देखने को मिला है, ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये कहा जा रहा है कि जो वाटर किस में आता है, देखिए वाटर आता है स्टेट लिस्ट में, ठीक है, लेकिन एक तरह से ये बिल पास करके जो है वो सरकार जो है वो केंद्र सरकार क्या कर रही है, वो कहीं ना कहीं कानून बना रही है वाटर से संबंधित, ठीक है, क्योंकि ये डैम्स जो है वो सीधी बात है वाटर से रिलेटेड है, तो इसलिए जो है स्टेट्स वगैरह स्टेट जो है उसको आपको कुछ स्टेट्स को अपोज कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से डैम कवर हैं। तो ऐसे डैम जिनकी हाइट 15 मीटर से जो है ज़्यादा है, ठीक है, वो आ जाएंगे इस बिल के अंदर। और ऐसे डैम जिनकी हाइट 10 से 15 मीटर के अंदर है, वो अगर वो भी कुछ कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं, इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, अगर वो उस क्राइटेरिया या कुछ कंडीशंस को पूरा करेंगे तो वो भी इसमें आएंगे, ठीक है। बात करते हैं नेशनल कमीशन ऑन डैम सेफ्टी। तो देखिए ये बिल जो है नेशनल कमीशन ऑन डैम सेफ्टी भी बनाने की बात करता है, जिसके चेयरमैन जो होंगे वो हमारे सेंट्रल वाटर कमिश्नर होंगे। तो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनाई जाएगी, जिसके चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमिश्नर होंगे। द अदर मेंबर्स ऑफ NDC विल बी नॉमिनेटेड बाय सेंटर, और जो अदर मेंबर्स हैं NCDS के वो नॉमिनेट किए जाएंगे केंद्र के द्वारा। इसीलिए इसका जो है विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इसमें एक तरह से केंद्र के ही हमें आदमी नियुक्त देखने को मिलेंगे। एंड विल इंक्लूड अप टू 10 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टू सेंटर, 10 रिप्रेजेंटेटिव हैं सेंटर के, 7 होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, और 3 होंगे जो डैम सेफ्टी के जो एक्सपर्ट्स होंगे। और जो NCDS है वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी डैम सेफ्टी से रिलेटेड, या डैम मीन्स एक तरह से डैम का जो फेलियर है वो ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये पॉलिसी वगैरह जो है NCDS फॉर्मुलेट करने का काम करेगी। और अगर मान लीजिए डैम फेल करता है तो वो फेलियर का क्या कारण था ये NCDS जो है वो एनालाइज करेगी, ठीक है। उसके अलावा उसको चेंजेस भी उसमें क्या डैम्स वगैरह में क्या चेंजेस किए जाने चाहिए उसको भी सजेस्ट करेगी, और उसके अलावा ऐसा दोबारा ना हो इस चीज़ का भी ध्यान रखने का काम जो है वो NCDS यानी नेशनल कमीशन ऑन डैम सेफ्टी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए इस बिल के द्वारा जो है NDSA भी बनाया जाएगा। NDSA मीन्स नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, ठीक है, तो जो कि इशूज़ को रिजॉल्व करने का काम करेगी बिटवीन स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस एंड डैम ओनर्स। तो डैम ओनर्स और स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो भी इश्यूज़ वगैरह होंगे उसको रिजॉल्व करने का काम करेगी। डैम्स ओनर्स मतलब जो स्टेट हैं, जो जिस स्टेट के अंतर्गत वो डैम आता है। NDSA will also specify regulations for the inspection of dams and will provide accreditation on the various agencies working on the structure of dams and their alteration। तो देखिए जो भी एक नियम कानून एक तरह से
एनडीएसए ये भी डिसाइड करेगी क्या रेगुलेशन होगा, और जो भी डैम का इंस्पेक्शन है वो हो गया, और उसके अलावा जो भी वहाँ पे जो भी एजेंसीज वगैरह काम कर रही हैं उस डैम के स्ट्रक्चर पे, तो उनका कैसे अल्ट्रेशन वगैरह किया जाएगा, तो इन सब चीज़ों का जो लेखा जोखा है वो एनडीएसए के पास होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन जो है वो ये बिल करने का बात करता है कि स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया जाएगा, और इसका जो जुरिडिक्शन है वो उस केवल स्टेट तक सीमित होगा। ठीक है, जिस स्टेट में इसको बनाया जाता है तो उस स्टेट तक ही स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो पावर है वो सीमित होगा। देखिए, जो क्रॉस जुरिडिक्शन का पावर है, मीन्स मान लीजिए कि अगर वो डैम जो है किसी और स्टेट में, ठीक है, और कोई और स्टेट उसका यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है एनडीएसए के पास पावर होगा कि वो जो डिसीजन लेना चाहे वो ले सकती है। तो मेनली इस वजह से भी जी इसका हमको विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, जो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है विल बी इन चार्ज ऑफ स्क्रूटनाइजिंग डैम्स अंडर देयर जुरिडिक्शन एंड मेंटेनिंग एक डाटाबेस ऑफ द सेम। और ये क्या करेंगे, जो स्टेट डैम सिक्योरिटी होगी वो क्या करेगी, तो वो उसका एक डाटाबेस भी मेंटेन करेगी जो उसके अंडर, जो उसके जुरिडिक्शन में जो डैम आता है उसका। उसके अलावा इट विल रिव्यू द वर्क ऑफ द एसडीएसओ, तो उसका जो है एक तरह से रिव्यू करने का काम करेगा। जो एससीडीएस है वो एसडीएसओ ने कितना काम किया है, कैसे किया है, उसको रिव्यू करने का काम करेगा। एंड विल ऑल्सो हैव द एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ डैम रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्टेट्स। तो उसके अलावा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो उसका भी जो भी चीज़ें हैं वो सब देखने का काम एससीडीएस करेगा। ठीक है, द बिल गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू अमेंड द फंक्शन ऑफ एनी ऑफ द एबव बॉडीज़। और ये भी बिल जो है वो केंद्र सरकार को ये पावर दे रहा है कि आप जो भी चाहें कोई भी प्रोविजंस वगैरह जो है इसका अमेंड कर सकते हैं एक नोटिफिकेशन के जरिए, वेरेवर इट इज डीम्ड नेसेसरी। जब भी उनको ज़रूरत लगेगी केंद्र को तो कोई भी प्रोविज़न जो है केंद्र सरकार अमेंड कर सकती है। हाउ डज़ द बिल चेंज द फंक्शनिंग ऑफ डैम्स। अब देखिए बिल से कैसे, इस बिल की वजह से कैसे डैम की जो फंक्शनिंग है वो चेंज होगी। तो देखिए, इफ़ द बिल इज़ मेड इनटू ए लॉ, अगर ये लॉ में आ जाता है, देन डैम ओनर विल हैव टू प्रोवाइड अ डैम सेफ्टी यूनिट। तो जो भी डैम ओनर है उनको एक डैम सेफ्टी यूनिट जो है बनानी ही बनानी है। ठीक है, डैम से सेफ्टी यूनिट विल बी रिक्वायर्ड टू इंस्पेक्ट द डैम बिफोर एंड आफ्टर द मानसून सेशन। तो मानसून सेशन के पहले और मानसून सेशन के बाद जो है इनका इंस्पेक्शन डैम्स का किया जाएगा। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग एंड आफ्टर नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक एंड फ्लड्स। और अगर मान लीजिए भूकंप या बाढ़ आता है तो उसके बाद भी जो है इनको एक तरह से उसका इंस्पेक्शन करना है। द बिल रिक्वायर्स डैम ओनर्स टू प्रिपेयर इमरजेंसी एक्शन प्लान। और जो डैम ओनर्स होंगे वो उनको क्या करना है, वो भी जो भी एक इमरजेंसी में जो भी एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा तो उसका एक प्लान जो डैम ओनर्स हैं उनको तैयार करना है। रिस्क असेसमेंट स्टडीज़ विल ऑल्सो हैव टू बी अंडरटेकन बाई ओनर्स रेगुलरली। और रिस्क असेसमेंट स्टडी जो है वो भी कंडक्ट करना है जो डैम ओनर्स हैं उनको एट स्पेसिफाइड रेगुलर इंटरवल्स एंड इन द इवेंट ऑफ आइदर ए मॉडिफिकेशन और डैम स्ट्रक्चर और ए नेचुरल इवेंट दैट में इम्पैक्ट द स्ट्रक्चर डैम ओनर्स विल हैव टू प्रोड्यूस ए कम्प्रेहेंसिव सेफ्टी इवैल्यूएशन बाय एक्सपर्ट्स। तो देखिए, जो डैम ओनर्स होंगे उनको एक ऐसे डैम सेफ्टी यूनिट बना के, और डैम सेफ्टी यूनिट का काम होगा कि वो हमें हर चीज़ को इंस्पेक्ट करती है टाइम टू टाइम। जैसे मानसून सेशन आया तो मानसून सेशन के टाइम जो है उसके पहले भी इंस्पेक्ट करेगी और मानसून सेशन के बाद भी। या मान लीजिए कोई आपदा आ जाती है, फ्लड आता है या अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद भी जो है उसको इंस्पेक्शन करने का काम जो है वो डैम सेफ्टी यूनिट का होगा। और उसके अलावा एक तरह से जो डैम ओनर्स होंगे उनका कर्तव्य होगा कि वो इमरजेंसी एक्शन प्लान को बनाएं, ठीक है, और रिस्क असेसमेंट स्टडीज़ को कंडक्ट करें। ठीक है, रेगुलरली उनको ये चीज़ कंडक्ट करना है। तो ये सब जो है ये बिल चेंजेस लेके आता है। अब बात करें बिल के साथ समस्या क्या है, क्या इशू है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, क्योंकि असंवैधानिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वाटर जो है वो स्टेट की लिस्ट में आता है। जैसे हम पहले ही बताया कि वाटर किस में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। लेकिन एक तरह से जो लॉ बन रहा है, ये जो बिल आया है, जो कानून बनेगा, तो पावर जो है केंद्र के पास चली जाएगी। तमिलनाडु जो कि ज़्यादा विरोध कर रहा है चीज़ को लेकर के, क्योंकि इस तमिलनाडु के पास जो है 4 डैम है, ठीक है, जो कि केरला में सिचुएटेड है। तो अब सीधी बात है कि जब अगर ये लॉ आ जाता है तो सारी की सारी पावर जो है वो एनडीएसए के पास चली जाएगी। इसलिए तमिलनाडु इस चीज़ का जो है विरोध कर रहा है। देयर विल बी डूइंग अवे विद द तमिलनाडु राइट ओवर द मेंटेनेंस ऑफ डैम। तो जो तमिलनाडु का अधिकार है इस डैम के ऊपर मेंटेनेंस वगैरह का, वो अधिकार इसका चला जाएगा क्योंकि अधिकार एनडीएसए के पास आ जाएगा। द बिल स्टेट दैट एनसीडीएस विल बी चेयर्ड बाई सेंट्रल वाटर कमीशन। और ये भी कहा गया है कि जो एनसीडीएस है उसके चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमिश्नर होंगे। तो सेंट्रल वाटर कमिश्नर जो है वो तो लोग कह रहे हैं कि वो केंद्र के हैं तो वो केंद्र की बात मानेंगे।
ठीक है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड इन द पास्ट सच सिनेरियो इज प्रोहिबिटेड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बताया है कि मान लीजिए कि अगर CWC हैं, सेंट्रल वाटर कमिश्नर अगर हैं, तो एक एडवाइज़र की तरह हैं, ठीक है, और ये दोनों का काम नहीं कर सकते, एक एज ए एडवाइज़र या और एज ए रेगुलेटर, ये दोनों तरीके से काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऐसा करना प्रोहिबिटेड है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पहले ऐसा कहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इंडिया ने ज्वाइन किया है G20 की ट्रायोका। तो G20 का जो ट्रायोका है वो उसमें इंडोनेशिया, इटली और इंडिया, ये तीनों शामिल हैं, ठीक है। और देखिए इससे क्या होगा कि विद दिस मूव इंडिया हैज़ स्टार्टेड द प्रोसीजर फॉर टेकिंग ओवर द G20 प्रेसिडेंसी। तो अब G20 प्रेसिडेंसी को जो है टेक ओवर करने का काम जो है इंडिया ने शुरू कर दिया है। इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं। तो इंडिया विल एज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी ऑन December 1, 2022। तो देखिए 1 दिसंबर 2022 से जो है इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी वो शुरू होती है, और उसके बाद एनुअल कन्वीन द G20 लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इन 2023। और पहली बार जो है G20 लीडर्स की जो मीटिंग होगी वो इंडिया में होगी 2023 में, ठीक है। इंडोनेशिया टुक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी दिस ईयर। और इंडोनेशिया ने देखिए जो अपनी प्रेसिडेंसी है G20 की वो इस साल जो है इंडिया को सौंप दी है। अब देख लेते हैं G20 कंट्रीज़ में के बारे में। तो देखिए इनका गठन जो है 1999 में G20 का गठन हुआ था। ये एक इंटरनेशनल फोरम है ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फॉर 20 मेजर कंट्रीज़। तो जो कंट्री की जो 20 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, तो वो इसमें आती हैं। कलेक्टिवली जो G20 इकोनॉमीज़ हैं वो करीब करीब 85% आती, मीन्स टोटल जो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है वो 85% इन 20 इकोनॉमीज़ का है, और 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और जितना भी वर्ल्ड में जो भी ट्रेड होता है उसका 80% जो है वो G20 कंट्रीज़ करती हैं, ठीक है। तो G20 कंट्रीज़ में 19 हमको इंडिविजुअल कंट्री देखने को मिलती है और एक यूरोपियन यूनियन देखने को मिलता है। ऐसे बात कर लें यहाँ पे, तो देखिए G7 में देखेंगे तो कनाडा है, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी और इटली है, और जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका है। तो ये G7 है। फिर एक इसमें जब रसिया जुड़ जाता है तो G8 हो जाता है। उसके बाद देखिए जब अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की, इतनी कंट्रीज़ जो हैं ये मिलकर बनाती हैं क्या, तो G20 कंट्रीज़ ये मिलकर बनाती हैं जो सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा। और इंडिया जो है G20 का मेंबर है सिंस 1999, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। देखिए WHO ने एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन लॉन्च किया टोबैको कंट्रोल को लेकर के। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली took the historic decision to form a global treaty to strengthen pandemic prevention, preparedness and response। तो देखिए जो है जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो आती है WHO के अंदर ही, तो इन्हीं के द्वारा जो ये डिसीजन लिया गया है। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। द लॉन्च ऑफ पुटिंग टुगेदर दिस अकॉर्ड इज द सेकंड सच इनिशिएटिव टेकन अंडर द आर्टिकल 19। तो उनके आर्टिकल 19 के अंदर जो इस इनिशिएटिव को लिया गया है। जो पहला इनिशिएटिव था वॉज WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। जो पहला इनिशिएटिव था वो WHO का फ्रेमवर्क कन्वेंशन था ऑन टोबैको कंट्रोल, जो कि इफेक्ट में आया 2005 में। बात करें FCTC की, तो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट मॉडर्न डे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ ट्रीटी। तो ये पहली जो है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ ट्रीटी थी। इट वाज आल्सो द फर्स्ट ट्रीटी नेगोशिएटेड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ये पहली ऐसी ट्रीटी थी जो WHO के द्वारा जो है शुरू की गई थी सभी कंट्रीज़ के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।